जी अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका पॉपुलर नेम जिसको बोल सकता हूं मैं अमलगमेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अमलगमेशन आल्सो इंक्लूड अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। तो वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो इतने शार्प हो जाएं कि आप इस चैप्टर को इजीली आप इसमें आप परफेक्ट हो जाएं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमलगमेशन को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें स्लो चलना पड़े, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के टॉपिक के जो उसकी एक्सपेंशन होती है वो इजीली समझ आती है। तो हमारी पहले कोशिश यही रहेगी कि आपको अमलगमेशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, फिर हम आगे जो है वो इसकी अकाउंटिंग की तरफ को मूव करें। तो देखिए, सबसे पहले जो अमलगमेशन, जिसको मैंने एक वर्ड दिया अमलगमेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। पहले ये अमलगमेशन अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करके होता था, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन भी हमारे दो तरह की रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पे जो था वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड होता था। लेकिन अब जो कुछ भी चेंजेस हुई हैं उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, और ये जो वर्ड अमलगमेशन है ये आया कहां से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी होगा। हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा और तब जाकर के हम अमलगमेशन की तरफ को मूव करेंगे। तो फिलहाल हम अमलगमेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि अमलगमेशन होता क्या है, इसलिए मैंने यहां पे आपके साथ अमलगमेशन वर्ड की एक तरह से बिल्कुल डिस्कशन की ही नहीं। तो हम पहले उस जर्नी की तरफ को मूव करते हैं कि जहां से हमें ये अमलगमेशन वर्ड मिला और जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़े कि हमें अमलगमेशन की अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो वर्ड आया, ये वर्ड हमारे पास ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आया। ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है ये होती क्या है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, ये बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे जो है वो मूव करेंगे। आपको इस टाइम पता होगा कि इस टाइम जो बिजनेस कंडीशंस हैं उसमें बहुत सारा डायनेमिज्म है, वॉलेटिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस। जितने भी कस्टमर्स हैं उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। देयर इज ऑल्सो चेंज इन द रेगुलेशन लैंडस्केप ऑल्सो। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, वो चाहते हैं कि हमें एक सुपीरियर रिटर्न मिले। तो इस तरह से क्या है कि अब हर बिजनेसमैन क्या चाह रहा है? हर बिजनेसमैन चाह रहा है कि मुझे ग्रोथ मिले, हर बिजनेसमैन चाह रहा है मुझे डाइवर्सिफिकेशन मिले, हर बिजनेसमैन चाह रहा है कि मेरी कॉम्पिटेंसीज जो है वो इंप्रूव हो, मेरी कॉस्ट रिडक्शन हो। तो इस तरह से क्या है कि कई कंपनीज ऐसी हैं कि वीक हैं, सिक हैं। अब आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी जियो है, तो जब जियो मार्केट में आया तो उससे पहले जो आइडिया और वोडाफोन आपस में इतने दुश्मन थे, दोनों को इकट्ठे होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि कई बार हमें सर्वाइवल के लिए, बिजनेस सर्वाइवल के लिए हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है ये आजकल एक जनरल फिनोमिनन बन चुका है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मैंने जैसे आपको बात करी। लेकिन सबसे पहले मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलूं या बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग बोलूं? मैं पहले बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग बोलूंगा। कॉर्पोरेट में तो कंपनी फॉर्म ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग की बात हम हो रहे हैं। तो मैं पहले एक लेमैन की लैंग्वेज में एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं। तो देखिए, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस अगर मैं इस वर्ड को कहूं तो ये एक सेपरेट टर्म्स में अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए अब मैं बिजनेस अगर वो अलग वर्ड लेता हूं तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? ट्रेड। बिल्कुल, इनकम टैक्स में भी पढ़ा। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कॉमर्स होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है, या एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड होता है, एडवेंचर इन नेचर ऑफ द कॉमर्स होता है, या एडवेंचर इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चर होता है। तो जो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है उसमें हम जो भी
बिजनेस में हम ट्रेड भी इंक्लूड करते हैं, कॉमर्स भी इंक्लूड करते हैं और मैन्युफैक्चर भी इंक्लूड करते हैं। ओके। और अगर मैं रीस्ट्रक्चरिंग की बात करूं तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है रीअरेंजिंग द अफेयर्स। ठीक है जी। और अब मैं इन दोनों वर्ड को अगर क्लब कर दूं तो क्लब करके मेरे पास मीनिंग क्या आ रहा है? तो इसका मतलब बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक कलेक्टिव टर्म है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके अगर इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकलेगा? प्रोसेस बाय विच द बिजनेस एंटरप्राइज रीअरेंज देयर अफेयर्स। रीअरेंज देयर अफेयर्स। तो यहीं से अब आपके पास ये जो वर्ड हमारे पास आ रहा है ये कंबाइन वर्ड है हमारे पास। तो अगर आप ये कहें कि ये हम अलग अलग वर्ड को लेकर के हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो अफेयर है क्या ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है? यानी कि रेकरिंग नेचर है कि हर बार हम जो है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं? नहीं करते हैं ना। इसलिए मैं इसको आपको बता दूं कि इट इज आउटसाइड इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कभी कभी होता है और तभी मैंने आपको बताया कि कई बार बिजनेस आपका जो है वो वीक हो जाता है, उसको रिवाइवल की जरूरत होती है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होती है। तो ये जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग है ये देखिए दो तरह की रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। एक हमारे पास होती है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है। अब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या कर सकते हैं? हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर ही रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है? जैसे डेट है, इक्विटी है, उसकी क्या रेशो होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशो क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं उसको हम जनरली फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कह देते हैं। देखिए, मैं यहां पे आपको इंटेंसिव इसलिए नहीं जा रहा हूं यहां पे क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो अमलगामेशन है, ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। इसलिए मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरह से अगर हम बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या हो सकता है? हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट कर सकते हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो वर्टिकल है, तो इसमें से आपने एक जो वर्टिकल फॉर्मेट में आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स हैं उसको खत्म कर दिया। हो सकता है कि आप जो एफिशिएंट पर्सन्स हैं या आपने रिट्रेंचमेंट कर दी, आपने एम्प्लॉय ले ऑफ कर दिया। इस तरह से बहुत सारे जो मेथड्स हैं, थ्रू दिस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं जिसमें आपके पास मैन पावर भी है और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप रीऑर्गेनाइज और रीएलोकेट कर रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। तो देखिए, हम तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग है इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो यहां पे हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब आपको बैलेंस शीट की भी नॉलेज है, बैलेंस शीट पढ़नी भी आपको आती है, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इन दोनों की रेशियो क्या होती है, कैश फ्लो कैसे मूव करता है, ये सारी बातें अब आपको पता है। इसलिए भी मुझे यहां पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां आपसे इस बात को शेयर करूंगा। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? वाई, हम क्यों करना चाहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? तो मैंने बताया आपको कि जैसे कॉस्ट रिडक्शन करनी है, रिवाइवल करनी है, अपनी मार्केट में आपने अपने प्रेजेंस को वाइडन करना है। आपके पास मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे ब्रांड इक्विटी है, जिसके पास ब्रांड है, अब उस ब्रांड का एडवांटेज लेकर के आप अपनी गुडविल इंक्रीज करना चाहते हैं। जब से अब जैसे आइडिया वोडाफोन हो गया, तो कई बार हमारे पास ऐसे हमारे पास कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है जिसमें हम कई बार एक कंपनी खत्म ही हो जाती है, दूसरे का जो ब्रांड अच्छा होता है उसको हम ले लेते हैं। और जैसे मान लीजिए ब्लेड में 7 o'clock है, ठीक है जी, जिलेट ने ले लिया लेकिन ब्रांड वही रखा, जिलेट 7 o'clock। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो वाई वी आर गोइंग फॉर दिस कैपिटल या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, जिसको मैं बोल सकता हूं। देखिए, इससे आप क्या करना चाहते हैं? इसे आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? अब इसका मतलब फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या आ जाता है?
फर्स्ट रीजन आता है हमारे पास कि कंपनीज वर्ल्ड वाइड आर रीफोकसिंग, सही बात है, डाउन साइजिंग एंड मर्जिंग टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। क्योंकि जब से हमारे पास हम इंडिया में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद हमने भी अपने दरवाजे इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोल दिए हैं, तब से भी आपने देखा होगा कि हमारे पास कितनी कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बुक ब्रांड इंडिया लिमिटेड होती थी चाय की, एक लिप्टन होती थी, लेकिन अब आजकल आपको क्या मिलेगी, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड मिलेगी। तो क्यों, क्या किया उन्होंने ग्लोबली कॉम्पीट करने के लिए, रादर देन कि आपस में लड़ाई करें, ग्लोबली कॉम्पीट करके हम क्या करें, अपना मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। उसी तरह से अब आपके पास जैसे मान लीजिए कि एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, लेकिन अब गुडविल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट उसमें अक्वायर कर लिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया। उसी तरह से इलाहाबाद बैंक है और एक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक किस में चला गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, मर्जर हो गई। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो ये देखिए, अब आपके पास ये इंसिग्निया नजर आ रहा है, ये क्या शो रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा टारगेट क्या है, ग्लोबल कंपटीशन। और ये जो ग्लोबल कंपटीशन, ये अगर आपका टारगेट है तो हम क्या करना चाहते हैं, कंपनीज वर्ल्ड वाइड आर रीफोकसिंग। जब रीफोकस करेंगी तो हमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, अगर हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, अगर हम मर्जिंग कर रहे हैं तो हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबली कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि वी डोंट वांट टू सर्व ओनली इन इंडिया, बट वी वांट टू सर्व इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि एक कंपनी के पास एक कोर कॉम्पिटेंस होती है, दूसरी कंपनी के पास दूसरी कोर कॉम्पिटेंस होती है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों कंपनीज आपस में मिलकर के दोनों अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंस को डेवलप करके जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इस इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व किया जाए और अपनी मार्केट को एक्सपेंड किया जाए। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीफोकस डाउन साइजिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से अब अगर हम डाइवेस्टिंग नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये देखिए अब हमारे पास अगर कोई बिजनेस आपका नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी कि सिक है, तो उसको रिवाइवल की जरूरत पड़ेगी। वीक है, ठीक है जी, तो उसको आपको फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अब हम दूसरा जो फैक्टर आ जाता है, दैट इज जस्ट टू क्लोज डाउन द नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्लोज करेंगे तो नेचुरली हम किसी न किसी बिजनेस के साथ या तो हम मर्जर की तरफ को जाएंगे, हम एक्विजिशन की तरफ को जाएंगे, हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ को जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम चलें टू वर्टिकली इंटीग्रेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि जैसे मान लीजिए ये लेता हूं मैं एक कंपनी, उसका काम है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो फॉरवर्ड है तो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किसके पास जाती है, रिटेल और आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि दो बिजनेस कंसर्न और हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, रिटेल कंपनी कोई अलग है और आफ्टर सेल सर्विस अलग है। अगर मान लो ये तीनों कंपनीज इकट्ठी हो जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अगर बाय द वे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे पीछे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल, अब ये अलग कंसर्न है, ये अलग कंसर्न है, ये अलग है, इसका मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर है। इंटरडिपेंडेंसी है, अगर इसने काम रोक दिया तो ये रुक गया, ये रुक गया तो ये रुक गया, ये रुक गया तो ये रुक गया, ये रुक गया तो ये रुक गया। बात क्लियर है जी। तो इस तरह से क्या है कि इंडिया के द्वारा भी कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास रॉ मटेरियल नहीं था और वो जो है वो एक तरह से क्लोजर की तरफ को मूव कर रहे थे। तो जब वो बंद के कगार पे थे तो उन्होंने कई बार क्या किया, ये कई बार हम क्या करते हैं, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल की बात करते हैं कि मैं अपनी इंटरडिपेंडेंस खत्म कर दूं, तो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड, यानी कि रॉ मटेरियल वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि मिक्सिंग हो जाएगी। जब ये तीनों एक ही एंटिटी बन जाएंगी, जब तीनों एक एंटिटी बन जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर ये तीनों कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर हम सारे की सारी जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक एक ही कंपनी, यानी कि ये 5 कंपनीज इकट्ठी हो जाए अगर
अमलगामेट हो जाए, मैं बोल सकता हूं अभी मर्ज हो जाए, एक्विजिशन, अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं वर्ड। तो इस तरह से क्या है कि ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, हाँ अगर आप बोलेंगे कि बैलेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बैलेंस इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मतलब एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे। अगर ये तीनों है तो इसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं, इसको बैलेंस इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सारी कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंस खत्म होगी, मार्केट जो है वो वाइडन करेगी, हर जगह आपकी प्रेजेंस होगी, ब्रांड इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी, कॉम्पिटेंस में इंप्रूवमेंट होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी और सारी कंपनीज की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होगी तो नेचुरली बताइए अब आप, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। टू अचीव साइनर्जीज थ्रू कंसोलिडेशन। तो अब साइनर्जीज का मतलब क्या होता है, ये देखिए, अब ये हमारा टारगेट है। जब ये टारगेट हो तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना 2+2 5 इफेक्ट। ये क्या चीज होती है, ये साइनर्जी का ही इफेक्ट है, ये कंसेप्ट ऑफ साइनर्जी है, वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 5 बड़ा है, इंडिविजुअल पार्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों कंपनीज अगर हम अलग अलग देखें तो उसका टोटल 4 होगा, लेकिन जब हम कंबाइन में करेंगे तो उसका टोटल 5 होगा। मैं उसको एक अनदर वे से अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि एक जो कंपनी है वो ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूज। देखिए, जब सबका टारगेट किस तरफ होता है, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, दीज आर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर पीछे हो और कंपनी का इंटरेस्ट अगर आगे हो, तो मुझे लगता है कि इसको बोलते हैं हम साइनर्जी का कंसेप्ट। ये देखिए, मैंने आपको बताया VAB यानी कि 5 है, इज ग्रेटर देन VA प्लस VB। ये इंडिविजुअल फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये ग्रेटर होगा, इसलिए 2+2 ये है और 5 ये है, ये क्रॉस लो। इसको बोलते हैं हम साइनर्जी का कंसेप्ट। मतलब साइनर्जी का जो कंसेप्ट है वो दिस इज द रिलेशनशिप वेयर द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। अब बताइए यहां पे सबका जो है कंसेप्ट क्या होगा, साइनर्जी होगा। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। टू ग्रो इन साइज, देखिए हर आदमी क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन चाहता है। वो तभी होगी जब आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा। तो ये देखिए आपका अब सेल जो है वो इंक्रीज होना चाहता है कि मेरी इंक्रीज हो, तभी तो भाई ब्रुक बॉन्ड इंडिया जो है लिप्टन इंडिया के साथ अमलगामेट हुई। मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो किसके लिए है, एक्सपेंशन है। एक्विजिशन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। तो इस तरह से हर आदमी क्या चाहता है, ये कि मेरा द साइज ऑफ द बिजनेस शुड आल्सो बी ग्रो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब देयर आर एन नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। अब देखिए, अगर आपको ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पता चल गया हो जो अभी तक हमारे पास अमलगामेशन के बारे में अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, अब आपको पता होगा कि ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये सबसे पहले इसकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज ए नॉन रेकरिंग एक्टिविटी। अब ये नॉन रेकरिंग एक्टिविटी है तो ये कब इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब एक कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न है, वो गोइंग कंसर्न है। ठीक है, अब उसमें खतरा हो गया। अब आपको खतरा का मतलब वीकनेस है, सिक है, वट एवर इट इज, कि पता नहीं ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे ही उसको खतरा नजर आता है वैसे ही वो किसकी तरफ को चलना शुरू हो जाता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ को। और वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके दोबारा से हम कहां चल पड़ते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंश्योर्स लॉन्ग टर्म बिजनेस वाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कैसे चलेगा उसके लिए हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आपके सामने हीरो होंडा दोनों हुए, हीरो होंडा बन गया। हाँ, फिर बाद में चाहे अलग हो गए हीरो
होंडा अलग हो गया। उस तरह से रिलायंस है हमारे पास, उसको हम डीमर्जर बोलते हैं। तो ये सारी जो टर्म्स हैं अभी तक मैं आपसे यूज नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि कोई भी बिजनेस, अब मैंने कॉर्पोरेट की बात, अब आप इसको चाहे कॉर्पोरेट लो, चाहे आप पार्टनरशिप लो, चाहे आप इंडिविजुअल लो, कोई भी लो, सब में क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। जब उसको खतरा नजर आता है तो वो किसकी तरफ को चलना शुरू हो जाता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ हो जाता है। और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग उसको दोबारा से क्या करना दे देता है, उसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की वाइबिलिटी जो है वो दिखा करके दोबारा से यही पहुंचा देता है। नाउ ही हैज टू रन द बिजनेस। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग जो हम बात कर रहे थे रिस्ट्रक्चरिंग की, वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब रिस्ट्रक्चरिंग अगर हम बात करें तो मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, मां की कार। ठीक है, बस जस्ट आपको याद, की का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। तो मां का मतलब है यहां पे मर्जर ओब्लिक डी मर्जर, मैंने बात होता है। दूसरा है हमारे पास अमलगामेशन है। अब हम रिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास एक्विजिशन है। चौथा हमारे पास कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं। पांचवा हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। छठा हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन अब आपको याद लग गया होगा पता कि अमलगामेशन is also one of the form through which we can go for the business restructuring, which is to be known here as corporate restructuring. अब ये मर्जर और डीमर्जर बस इसी के पार्ट हैं। एक्विजिशन इसी का पार्ट है। कॉम्प्रोमाइजेस, इंडिविजुअल अरेंजमेंट्स, ये हमारे पास छोटा पार्ट है, इसलिए हम इसकी तरफ को हम मूव नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन है, वो हमारे चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है चाहे इंटरनल है। इंटरनल रिस्ट्रक्चर, एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चर, जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, या हमारे जो कंपनी में जब हमारे पास फैट्स ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास फैट्स कम करने के लिए हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ये बोलने का मेरा मतलब है। तो इसलिए मैंने अमलगामेशन से पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि अमलगामेशन एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये अमलगामेशन आल्सो इंक्लूड, अमलगामेशन में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होगा। अमलगामेशन आल्सो इंक्लूड्स, दैट इज absorption, that is acquisition, ठीक है जी, एंड दैट इज आल्सो रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ लेंगे एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल और इंटरनल की क्या बात है, क्योंकि इन सबके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सबके लिए क्या है, सेम है। इसलिए हमने इसको एक प्लेटफॉर्म में हम लेके आ गए। जब भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, चाहे वो मर्जर की बात होगी, चाहे अमलगामेशन की बात होगी, चाहे एक्विजिशन की बात होगी, चाहे अब्जॉर्प्शन की बात होगी, ठीक है जी, एक्विजिशन हो गया, या तो मुझे लगता है कि अब आपको ये एक टिप मिल गया, कि एक शॉर्टकट मिल गया कि कैसे इसको लर्न करना है। मां की कार, तो मर्जर, अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, कंप्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी हमारे पास, क्योंकि इंटरनल का अलग से चैप्टर है, अभी तक हम इसमें क्या कवर करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे, और इंटरनल के लिए हम अलग से चैप्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इतना से याद रखना कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो इन्हीं को मैं क्या बोल सकता हूं, दीज आर टू बी नोन हेयर एज फॉर्म ऑफ, कई बार आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर हो, फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। तो अब मुझे लगता है कि आपको यहां से पता चल गया कि ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अमलगामेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज अमलगामेशन। देखिए, अमलगामेशन जो है एक अमलगाम वर्ड से बना है, और अमलगाम का मतलब होता है टू यूनाइट, टू कम टुगेदर एज वन, टू ब्लेंड। ये एक सिंपल वर्ड्स, बस यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो अमलगामेशन का मतलब है dissolution of one or more business entities,
and transfer of business of dissolved entities to another entities. तो अगर मैं कहूं कि this is the process of mixing two or more entities into one entity, क्योंकि तभी तो कह रहे हैं to unite, to come together as one, to blend. ओके, अब देखिए हम अगर थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ें तो यहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में जैसे ये कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, एक ये बड़ी कंपनी बन गई है, तो दिस इज टू बी नोन हियर एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू ए लार्ज सिंगल कंपनी. उसी को हम अमलगामेशन बोलते हैं. किसकी लैंग्वेज में? कॉर्पोरेट फाइनेंस की लैंग्वेज में. और अगर मैं इसको अकाउंटिंग फॉर्म में करूं, क्योंकि हमारा मेन यहां पे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं ना कंसोलिडेशन. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कंसोलिडेशन, क्योंकि आगे जो टर्म्स यूज होने वाली है ना, मैं उन टर्म्स के ऊपर आपका थोड़ा थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं. तो अकाउंटिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसमें. यहां पे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ लार्ज सिंगल कंपनी. तो डायग्राम भी बता रही है छोटी कंपनीज और फिर ये दोनों ब्लेंड होकर के डिसॉल्व होकर के एक नई कंपनी बना देते हैं. अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं. और कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है जी. तो अगर मैं कहूं कि दिस इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन. अब मैंने वर्ड यूज किया हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है जी. तो अब हमारे पास जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हैं, देर आर जनरली, ये जो अमलगमेशन की बात मैं कर रहा हूं, तो अमलगमेशन से पहले मैं आपको ये 3 कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं. कॉम्बिनेशन वर्ड हमने कहां पढ़ा था जी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में. अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वहां आप जा सकते हैं. ओके, यहां पे पहला हमारे पास आ रहा है एक्विजिशन. 2 सर्वाइवर्स होंगे. इनकी द परचेजिंग कंपनी एक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी एंड बोथ कंपनी सर्वाइव. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन. ये अभी हम आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अभी तक बता रहा हूं. मर्जर है 1 सर्वाइवर. द परचेजिंग कंपनी बायज द सेलिंग कंपनीज एसेट्स, सो ओनली द परचेजिंग कंपनी सर्वाइव्स. मैं जस्ट आपको टर्म्स, मैंने बताया ना आपको कि मैं टर्म्स के साथ, और थोड़ा थोड़ा आप सोचना शुरू कर दें, और बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है. हम आपको इसको एक एक वर्ड आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और उसी तरह से अमलगमेशन है. नो सर्वाइवर्स क्रिएट्स ए न्यू कंपनी इन विच नन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग कंपनीज. ये देखिए, अब यहां 2 कंपनीज खत्म, तीसरी आ गई. तभी तो क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ, अब देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ 1 और मोर बिजनेसेस एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ डिसॉल्व एंटिटी टू अनदर एंटिटी. तभी तो बोला अमलगमेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर एंटिटीज इनटू 1 एंटिटी. तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे ये अक्वाइंट करना चाह रहा हूं आपको कि एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, जो वर्ड मैंने पहले भी यूज किए, उनको आप एक जैसा मत समझिए. हाँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो एक जैसे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अगर इन टर्म्स के साथ अक्वाइंट होते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे जाकर के इसकी हेल्प मिले. तो अगर मुझे यहां से डिफाइन करना को कहा जाए, क्योंकि मैंने यहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन की बातें करी, तो अमलगमेशन क्या है? एक इस कॉम्बिनेशन में से जो मैंने मेन 3 कॉम्बिनेशन आपको बताया, उन 3 कॉम्बिनेशन का एक सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब तीनों का एक सेट हुआ, तो अमलगमेशन एक सबसेट हुआ कि नहीं? सेट थ्योरी नहीं पढ़ी होगी. तो एन अमलगमेशन इज ए स्पेसिफिक सबसेट विद इन ए ब्रॉडर ग्रुप ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन. बड़ा ग्रुप का नाम क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है? अमलगमेशन. So these are the 3 types of the business combination. One is acquisition, another one is merger, and third one is amalgamation. अब मुझे लगता है कि अब आपको अमलगमेशन के बारे में जो आपके माइंड में मिसकंसेप्शंस थी, वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपकी खत्म होंगी. तो ये अमलगमेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में इसका मीनिंग, अकाउंटिंग में कुछ मीनिंग, अमलगमेशन का मीनिंग, और अमलगाम जो है एक लिटरेरी वर्ड से इसका मीनिंग अलग होगा. ओके, अब देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई अमलगमेशन. मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, लेकिन
अब व्हाट इज अमलगमेशन के बाद आता है हमारा व्हाई अमलगमेशन। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, हर कंपनी क्या चाहती है? ग्रोथ चाहती है। और ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली एक अर्निंग पर शेयर एक पैरामीटर है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो हम जो भी कंपनी है वो किसके लिए काम कर रही थी? मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बनना चाहती है, और साथ में अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू देना चाहती है। और वैल्यू देने के लिए उसको प्रॉफिट्स देने पड़ते हैं। प्रॉफिट्स देने पड़ते हैं तो उसमें से अर्निंग में कितना पैसा डाइवर्ट होगा, उसमें से डिविडेंड कितना पे किया जाएगा। आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ा ना, तो वहां भी हम क्या करना चाहते हैं? शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं। और वैल्यू इंक्रीज करने के लिए अब आपको क्लियर हो गया कि कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके पीछे। तो अब हम अमलगमेशन क्यों कर रहे हैं? मेन फोकस क्या है? जस्ट टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो उसके लिए मैंने कुछ एक फैक्टर्स आपके साथ में, जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर सकता हूं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, पहला फैक्टर है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन। जब एक से दो कंपनीज इकट्ठी हो जाएंगी तो बताइए, पहले वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, फिर वो 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, तो इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल होगा कि नहीं होगा? आपको वैसे ही अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर आप 4 लोगों को खाना बनाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अगर मैं 100 लोगों को खाना बनाऊंगा तो कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? तो उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो जब हम अमलगमेशन करेंगे, 2 से ज्यादा कंपनीज इकट्ठी हो जाएंगी तो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगी। जब लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमीज होगी कि नहीं होगी? तो कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? ओके। दूसरा, इससे क्या होगा? मेरी कॉस्ट कम होगी तो शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? मेरे एक्सपेंसेस कम होंगे कि नहीं होंगे? एलिमिनेट कंपटीशन। अब बताइए, जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो जब हम कट थ्रोट कंपटीशन है तो हमारी कॉस्ट सेविंग्स भी होंगी, उससे भी मेरी इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वैल्यू होगी कि नहीं होगी? उसके बाद अगर बात करूं तो एलिमिनेट डुप्लीकेट फैसिलिटीज प्रोसेसेस। पहले मान लीजिए उसने भी चौकीदार रखा था, आपने भी चौकीदार रखा हुआ था, उसने भी एक वैन रखी हुई थी डिलीवरी वैन, आपने भी एक डिलीवरी वैन रखी हुई थी, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड थे, यहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड है। बताइए क्या डुप्लीकेट फैसिलिटीज हो रही हैं कि नहीं? जब हम सबको इन ओवरहेड्स को एक तरह से एलिमिनेट कर देंगे तो आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे कि नहीं होंगे? अरे अगर आपके एक्सपेंसेस कम हुए तो आपकी कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? और उसके बाद आपकी जो अर्निंग्स हैं वो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स होगा कि नहीं होगा? उससे कंपनी की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? कंपनी की ग्रोथ होगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर डिविडेंड देंगे तो उससे इमेज आपकी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? तो बताइए, तो शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? इसलिए हम किस लिए जाते हैं? अमलगमेशन में जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं। उसके बाद है टू अक्वायर द कैश रिसोर्सेज। अब आपके पास अगर आप कैश लेना चाहते हैं, अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं, सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, या दूसरी तरफ आपके पास क्या है, जब दोनों बिजनेस इकट्ठे हो जाएंगे तो उस केस में भी आपको कैश लेने में बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी आपकी कि नहीं बढ़ेगी? तो अगर आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो उस केस में भी आपको जो कैश के रिसोर्सेज हैं उसमें हो सकता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पे ऑफर करे। तो उससे भी क्या होगा? आपके फिर एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपकी गुडविल बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी, आपका ब्रांड नेम बढ़ेगा। तो जब ब्रांड नेम बढ़ता है तो उससे क्या होता है? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है कि नहीं होती है? आपको हमने बात बताया था बैकयार्ड, फॉरवर्ड, इस तरह से क्या हुआ? अगर आप अमलगमेशन की तरफ को जाते हैं तो मैंने तो सिर्फ 4 एक फैक्टर्स लिए हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से हम अमलगमेशन, और कुछ बातें हमने आपसे डिस्कस भी कर ली थी जब हमने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करी थी। तो जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करी थी उसमें से मैंने कुछ बातें उठा करके आपके यहां अमलगमेशन में डाल दी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब आपको पता लगा होगा शेयर होल्डर की वैल्यू का मतलब क्या होता है। ओके, अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि हु इज इन्वॉल्व इन अमलगमेशन। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। मैं अब यहीं से हमारा फोकस जो है वो थोड़ा सा बदलने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं,
इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन टू इवेल्युएट द पोटेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एडवाइज द इंडिविजुअल एंटिटीज। अब बताइए, आपको याद बताया वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए हमने कहा था कि जब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन या अमलगमेशन करनी होती है तो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं कि नहीं। तो यहां पे भी हम पहले सबसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में मॉडलिंग और वैल्यूएशन करना है हमने उसका। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना होगा, इक्विटी होगी, फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है, उसका जो इवेल्युएट करना है, तो कैसे जो है वो एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे अक्वायर करेगी। तो ये सारी बातें कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करेगा, वही आपके इंडिविजुअल एंटिटीज को एडवाइस करेगा। उसके बाद आपके पास लॉयर्स हैं, दे वर्क विद बैंकर्स एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू डिटरमाइन कि विच ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल, कि आपको ये एक्विजिशन की डेफिनेशन में आएगा, मर्जर की में आएगा, अमलगमेशन में आएगा, ये तो आपके वकील ही आपको बताएंगे आपके पास। क्लियर है ये बात। और तीसरा जो मेन अब हमारे पास जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अकाउंटेंट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने आपको बताया। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने कंबाइन करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यहीं से तो आपका अमलगमेशन को हम यहीं से तो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होता है कि अब हमारी जो अमलगमेशन है, वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो होता कैसे है। तो यहां से हमारा जो अमलगमेशन का जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी अब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन निकल करके हमारा जो मेन फोकस हो रहा है वो अब हम अमलगमेशन की तरफ को मूव करेंगे। तो यहां तक अब हम एक तरह से हम बाहर निकल आए हैं कि अमलगमेशन होता क्या है, अमलगमेशन क्यों जरूरी है, अमलगमेशन करती बार हमें कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अब ना तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो फोकस होगा वो अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा अमलगमेशन के ऊपर जो है वो फोकस होगा। तो यहां से अब हम इंटेंसिव कि अब अमलगमेशन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मीनिंग होगा और कैसे हम कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ को मूव करेंगे, ये सारी बातें जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।